हेलो एवरीवन, बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले कंप्यूटर मेमोरी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको, देन उसके बाद में इसके कुछ अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको आपके कंसेप्चुअली चीजों को समझना बहुत ही आसान बनाएंगे। तो गाइस, जिन लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे कंप्यूटर मेमोरी की, तो प्लीज उनको भी देख ले, जिससे कि आपको कंसेप्चुअली चीजें समझ में आए, आपको चीजें याद नहीं करनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली कंसेप्चुअली आपको समझ में आ जाए, आप उनके क्वेश्चंस को कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीवीडी रेफर्स टू। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो नेक्स्ट हमारे पास में द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो ये वाला जो गीगाबाइट है वो किस चीज को रेफर करती है? तो गाइड, ये आपकी जो मेजरिंग यूनिट्स है उसकी हायरार्की से उठाया हुआ क्वेश्चन है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। तो इसमें क्या होता है, आपको हायरार्की पता होना चाहिए, कौन से बाइट के बाद में कौन से वाली बाइट्स को मेजर किया जाता है, उनकी साइजेस को डिस्कस किया था, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है, मेजरिंग यूनिट होती है, वो आपके बिट होती है, उसके बाद में बाइट होती है, उसके बाद में किलोबाइट होती है, देन उसके बाद में आपके पास में मेगाबाइट्स होती हैं, और मेगाबाइट्स के बाद में आपके पास में गीगाबाइट्स होती है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में हायरार्की होती है। अब जब ये इसकी बात की जाती है तो ये बाइट किसके बराबर होती है? ये 8 बिट के बराबर होती है। ठीक है, किलोबाइट की भी बात की जाती है तो किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है। कहां से आई है ये 1024? जो 1024 है उसकी बाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ का जो बाइट है उसका 1024 टाइम्स जो होता है वो आपकी किलोबाइट होती है। इसी तरीके से जो मेगाबाइट होती है वो 1024 किलोबाइट होती है, गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा थर्ड, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट है हमारे पास में द टेक्निक दैट एक्सटेंड द स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज कॉल्ड। क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू आपकी मेन मेमोरी अलाउ करती है कि आपका जो प्रोग्राम है जिसकी साइज आपकी मेन मेमोरी के साइज से भी ज्यादा बड़ा है उसको आपका सिस्टम एग्जीक्यूट कर पाए। तो उस टेक्निक को हम वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। वर्चुअल स्टोरेज का यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमारा लंबे प्रोग्राम्स को, मतलब लार्ज प्रोग्राम्स को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में द फ्लैश इज। तो फ्लैश जो ड्राइव्स होती हैं, जो फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, फ्लैश रोम भी बोलते हैं, वो एक तरीके की हमारे पास में रोम होती है। रोम टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड द मैक्सिमम डेटा। तो इनमें से किसके पास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेटा होल्ड होता है? तो सबसे पहली बात कि इन सबकी हायरार्की आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके की हायरार्की है किसकी। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है कि कौन सी जो डिस्क है वो आपके मैक्सिमम डेटा को होल्ड करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी कौन सी है, तो उस केस में आपको इसकी पूरी कंप्लीट हायरार्की का आइडिया होना चाहिए। तो गाइस, ये है इसकी कंप्लीट हायरार्की, जिसके अंदर देखिए आप लोग कि जो सबसे पहले जो सबसे स्टोरेज जो डिवाइस है, सबसे जो छोटी डिवाइसेज है वो है आपके रजिस्टर, जिसकी जो साइज है वो बहुत कम होती है। कैशे होता है जो आपकी मेन मेमोरी और आपके सीपीयू के बीच में लगा होता है, और जिसके बीच में लगे होने के बावजूद इसमें क्या ओनली फ्रिक्वेंट जो डेटा होता है, जो फ्रिक्वेंटली आप यूज कर रहे हो उस डेटा को होल्ड करता है। तो इसके अंदर कम डेटा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद उससे बड़ी आपकी मेन मेमोरी होती है, उससे बड़ी आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क है जो कि आप जनरली अभी यूज कर रहे हैं, एसएसडी जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट उससे बड़ी हमारे पास में मैग्नेटिक डिस्क जिसको अपन हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, जिसके अंदर प्लेटर्स लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर सीडी, डीवीडी एंड द ब्लू रे डिस्क यूज की जा रही है। उसके बाद में हमारे पास में मैग्नेटिक टेप जिसका जनरली यूज हम लोग बैकअप के लिए करते हैं। तो गाइस, जिस तरीके से ये हायरार्की बनी हुई है और जो टॉप टू बॉटम हम लोग जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जा रही है। बट यदि हम नीचे से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है और हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। तो सबसे जो लेस एक्सपेंसिव है वो कौन सी हो गई? लेस एक्सपेंसिव आपके मैग्नेटिक टेप्स हो गई। पर स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? वो भी मैग्नेटिक टेप्स की है। ठीक है, और उसी केस में यदि आप उल्टा देखें तो इसमें सबसे जो फास्टेस्ट जो डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस वो कौन सी हो गई? रजिस्टर्स,
जो कि आपके सीपीयू के अंदर जो सीपीयू प्रोसेसर है उसकी चिप के साथ में लगा हुआ होता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट आपके कैशे मेमोरी। तो ये हमके प्रॉपर हायरार्की है जिसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन द रील्स। तो कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसको रील्स पे लगा हुआ होता है। तो ये वाली जो रील्स होती है उस पे आपके लगा हुआ था आपके मैग्नेटिक टेप्स। तो मैग्नेटिक टेप्स में आप रील्स का और कैसेट्स का यूज करते हो, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने देखा था कि आपकी रील्स किस तरीके की होती है, कैसे ऑपरेट होती है, किस तरीके से सीक्वेंशियल होती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था, ठीक है। तो ऊपर वाले का जो आंसर था वो था आपका क्या था, उसमें मैक्सिमम होल्ड, तो उसके अंदर टैप आपका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर। तो इस तरह से सबसे फास्टर जो चिप थी वो कौन सी थी। तो हमने जब रैम टेक्नोलॉजी पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने दो तरीके के रैम्स का यूज किया था, एक होती है आपकी स्टैटिक रैम, एक होती है आपके पास में डायनामिक रैम। जो डायनामिक रैम है वो जो रैम है उसके अंदर बार बार आपका रिफ्रेशिंग करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से आपका जो स्पीड है वो स्लो होता था। बट एस रैम के अंदर हम लोग फ्लिप फ्लॉप का यूज करते थे, इसमें बार बार आपको रिफ्रेशिंग नहीं करनी पड़ती थी, बार बार पावर अप्लाई करके उसको डेटा को कंटेन करने के लिए आप लोगों को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे फास्ट है वो है आपकी स्टैटिक रैम। और इस स्टैटिक रैम टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कैशे मेमोरी में करते हैं, जो कि आपकी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में डिस्क कंटेंट that is recorded at the time of manufacture and that cannot be changed or erased by the user is। तो वो वाले डिस्क का बताना है जिसको जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी टाइम में डेटा डाल दिया जाता है, उसके बाद में उसके डेटा को इरेज रीराइट नहीं किया जा सकता। तो गाइस वो वाली जो रैम जो डिस्क होती है वो होती है हमारे पास में रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रीड ओनली, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो इनमें से ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल क्या है। जब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तो ऑप्टिकल डिस्क तीन तरीके की हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक होती है हमारे पास में सीडी, एक होती है हमारे पास में डीवीडी एंड तीसरी होती थी हमारे पास में ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो उस केस में आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दिया हुआ है। तो वो जो है वो आपकी डीवीडी की फुल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोला जाता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपके पास में द कैशे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर। क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी कैशे और मेन मेमोरी की कि जैसे आपका पावर ऑफ हो जाता है और आपने अपने डेटा को सेव नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट वापस पावर आने पे आपके स्विच ऑन करने पे आप अपने डेटा को रिकवर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन बोलते हैं कि वो जो मेमोरी होती है वो आपकी होती है वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब टेम्परेरी मेमोरी, जिसको टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट है आपके पास में द टर्म ब्लैंक रेफर्स टू द डेटा स्टोरेज सिस्टम that make it possible for computer or electronic device to store and retrieve the data। कि यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो आपके डेटा को स्टोर करने को, डेटा को निकालने को, मतलब रिट्रीव करने को, डेटा को रीड करने को अलाउ करती है, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया जाता है जिसमें आप डेटा को स्टोर भी करते हो, डेटा को रिट्रीव भी करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में द ब्लैंक is the process of dividing the disk into the tracks and sectors। जब हमने हार्ड डिस्क को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमारे पास में इस तरीके की हार्ड डिस्क अवेलेबल थी और उस हार्ड डिस्क के अंदर जो हर एक जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है ये हमारा क्या होता है ट्रैक, और हर एक ट्रैक को हम लोगों ने क्या किया होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। तो ये वाला तो हो गया आपका ट्रैक और ये हो गया आपका सेक्टर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये तरीका होता है, ये प्रोसेस होती है, उसको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड। इनमें से कौन सा एक्सेस मोड नहीं है। तो गाइस जो रैंडम मोड होता है वो जनरली अपन हार्ड डिस्क में, डीवीडीज में, सीडीज में यूज करते हैं।
और सीक्वेंशियल जो एक्सेस मोड होता है वो आपके मैग्नेटिक टेप्स में होता है, उसमें रैंडमली आप डेटा को नहीं रिट्रीव कर पाते हो, ठीक है। बट कंटिन्यूअस मोड आपके पास में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब यही हो गया कि सीक्वेंशियली हो गया, तो सीक्वेंशियल डेटा का यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस टर्म का कोई एक्सेस मोड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी डिवाइस वो डिवाइस जिसका कंप्यूटर जनरली यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो जनरली जब अपन डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं उसके लिए हमारे पास में सिस्टम के अंदर इनबिल्ट हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, जिसको अपन इंटरनल स्टोरेज भी कई बार बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन इज, वो डिस्क जिसको आप अपने सिस्टम से क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मतलब वो एक तरीके से पोर्टेबल टाइप की डिस्क है। तो उस तरीके की जो डिस्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि वो फ्लॉपी डिस्क है, हम जब चाहें उसको अपने सिस्टम के अंदर आपके ड्राइवर के अंदर लगा के उसको रीड कर सकते हैं, और जब चाहें उसको रिमूव करके अपने सिस्टम से अलग करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में द CD रोम ड्राइव इज यूज टू, CD रोम का यूज क्यों किया जाता है, प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, प्ले म्यूजिक, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो गाइस यहाँ पे बात की जा रही है CD रोम की डिस्क की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ड्राइवर्स की बात की जा रही है। तो उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क को रन करने के लिए, प्ले करने के लिए उस ड्राइवर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्ले द कॉन्टैक्ट डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ द MB। तो फुल फॉर्म ऑफ MB का मतलब है यहाँ पे मेगाबाइट की बात की जा रही है, तो मेगाबाइट इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड्स टू बी, ठीक है। तो उस रैम में जो डेटा अपन डालते हैं उसको क्या करने की जरूरत होती है, रिफ्रेश पीरियोडिकली। अब यहाँ पे कौन सी रैम की बात की गई है, जब यहाँ पे मेंशन नहीं होता है कि कौन सी रैम की बात की जा रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये डायनामिक रैम की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहा होता है, डायनामिक रैम की बात कर रहा होता है। और डायनामिक रैम को हम बार बार रिफ्रेश करते हैं ताकि आपके कैपेसिटर्स में जो सेल्स है वो आपके डेटा को कंटेन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा रिफ्रेश पीरियोडिकली। नेक्स्ट हमारे पास में द मेमोरी इज मेड अप ऑफ। तो मेमोरी किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक मेमोरी होती है, जो बड़ा लार्ज स्टोरेज स्पेस होता है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट आपके पास में द फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज। तो फ्लॉपी डिस्क को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को सेम तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां पे भी हेड ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में ट्रैक एंड सेक्टर्स। नेक्स्ट है आपके पास में द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू द अनदर इज टर्म्ड एज। तो गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप डेटा का फ्लो हो रहा होता है, जैसे अपन किसी चीज को वॉच कर रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर आपके फ्लो को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, तो वहां पे मेंटेन करने के लिए अपन बफर स्टोरेज का यूज करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यूट्यूब का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या हो रहा था कि जितना वीडियो हम लोगों ने वॉच कर लिया वो तो रेड कलर में शो हो रहा था, और जो बफर डेटा था, मतलब जो ब्लर लाइन जो शो होती है आपकी वीडियो के अंदर, वो ब्लर लाइन आपके बफर के स्टोरेज को डिफाइन करती है, क्योंकि हमारी जो स्पीड है जिससे हम देख रहे हैं वो कम है, जबकि बट जो डेटा डाउनलोड हो रहा है, जो डेटा जो हमारी मेमोरी में लोड हो रहा है वो ज्यादा है, तो उस केस में वो बफर में आकर के स्टोर हो जाता है। जैसे जैसे वॉच करते जाते हो हम बफर से डेटा को उठाते जाते हैं, तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होती है, ठीक है। तो हम लोग कई बार पूछा जाता है कि आपके दो डिवाइसेस के बीच में या फिर दो कनेक्टिविटी के बीच में यदि आपको डेटा की जो स्पीड है वो डिफरेंट है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जनरली बफर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज। स्टोरेज कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे ना मीटर होती है, ना बस होती है, ना क्यूबी मीटर होती है, यहाँ पे आपकी बिट की फॉर्मेट में होती है, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है वो आपकी बिट है, इसी से आपकी बाइट, किलोबाइट, ये सब चीजें बनती हुई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम। इनमें से कौन सी रोम नहीं है, तो पी रोम इज ए रोम,
EEPROM is a ROM, EEPROM is also a ROM, but EDPROM is not a ROM. तो इसका आंसर हो जाएगा EDPROM. ठीक है. नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज. तो गाइस इससे फ्लॉपी डिस्क से रिलेवेंट कई बार आपके इसके इंचेस के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो आपकी 3 तरीके की जो फ्लॉपी डिस्क है 8 इंच, 3.5 इंच एंड द 5.25 इंच, तो उन सारी की कैपेसिटी आपको आइडिया होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार. तो ये आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है, यहाँ पे देखिए कि 5.25 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी 1.2 MB होती है, और जो फ्लॉपी डिस्क है 3.5 इंच की उसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 1.44 इंच होती है, सॉरी 1.44 MB होती है, मेगाबाइट्स होती है. और 8 इंच वाले की बहुत कम होती है, वो 80 KB से लेकर के 242 KB तक ही होती थी. ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास में 8 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क वो अवेलेबल हुई थी, बट उसकी कैपेसिटी कम थी. देन उसके बाद में आपके पास में फ्लॉपी डिस्क 5.25 अवेलेबल हुई थी, और लास्ट में आपके पास में 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल हुई थी, जिसकी कैपेसिटी इन दोनों से ज्यादा 1.44 MB थी. ठीक है. जनरली अपने पास में जो अदर डिवाइसेस की भी हम लोग देख लेते हैं. जनरली हमारे पास में हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो अप टू 1 TB तक होती है. TB मतलब टेराबाइट तक. ठीक है. CD जो रोम होती है उसकी आपकी कम होती है, जो 640 MB से लेके 680 MB, और कुछ ऐसी रोम्स भी होती है जो 750 उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है. 750 MB से ज्यादा की कैपेसिटी आपके पास में CD रोम, CD रीराइटेबल रोम जो डिवाइसेस है डिस्क है उसकी नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास में डीवीडी रोम्स की सीडी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. डीवीडी के दोनों साइड में डेटा डाला हुआ होता है सीडी के कंपैरिजन में, क्योंकि सीडी के अंदर ओनली एक साइड में डेटा डाला हुआ होता है. ठीक है. डीवीडी में दोनों साइड में डेटा डाला हुआ होता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो सीडी रोम के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है. वो हम लोग कई बार बोलते हैं कि वो 15 गुना के बराबर होती है. तो यहाँ पे 15 गुना आप लोग देख सकते खुद भी कि ये. और कई बार डीवीडी जो रोम की जो स्पीड है, मतलब जो कैपेसिटी है, वो यहाँ पे 17 GB मैक्सिमम है, और कई बार अभी जो प्रेजेंट है उसमें डीवीडी की ऐसा नहीं है कि 17 GB है, 25 GB तक की आपकी डीवीडी रोम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास में पेन ड्राइव. तो पेन ड्राइव जो होती है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 GB से लेकर के 512 GB तक की पेन ड्राइव अवेलेबल है. मैग्नेटिक टैप्स की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी है, जो कि 1 TB के बराबर है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास में तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी. नेक्स्ट है हमारे पास में वेयर द प्रोग्राम्स एंड द डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल. जब आपके डेटा अवेलेबल होता है तो वो उसका यूज कौन करता है. तो गाइस आपका डेटा को कहाँ अवेलेबल करवाया जाता है, रेम में लोड किया जाता है. यदि आपके सेकेंडरी मेमोरी में भी डेटा स्टोर है तो कहाँ लोड किया जाता है, मेन मेमोरी मतलब रैम में लोड किया जाता है, ताकि आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, वो डायरेक्टली आपके डेटा को रीड कर पाए. तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपका डेटा को कहाँ रीड करने के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, कहाँ प्रोसेस करने के लिए अवेलेबल करवाया जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट में अवेलेबल करवाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास में द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर. द टर्म बिट को और क्या बोल सकते हैं, तो उसको अपन बोल सकते हैं सिंगल बाइनरी डिजिट, क्योंकि एक बिट क्या होती है, या तो 0 बिट या फिर 1 बिट. 2 ही बिट्स हमारे पास में अवेलेबल है, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास में ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ. तो एक बाइट किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये चीज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि एक बाइट जो है वो आपकी 8 बिट से मिलकर के बनी हुई होती है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बिट. तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 बिट्स. नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज. सबसे छोटा मेजर स्टोरेज का क्या है. तो गाइस यहाँ पे देखिए, वैसे देखा जाए तो सबसे स्टोरेज क्या हो गया, बिट आपकी सबसे छोटी यूनिट हो गई. बट यदि मेजरिंग यूनिट के अंदर यहाँ पे स्टोरेज, स्मॉलेस्ट स्टोरेज देखा जाए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बाइट, क्योंकि इससे छोटी बिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास में हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट. तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एक बार में समझ में आ गया तो आपको कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होते हो. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जब हायरार्की देखी थी तो हमने क्या देखा था, 1024 बाइट. तो हम लोगों ने क्या देखा था, एक जो गीगाबाइट है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता था, 1 गीगाबाइट होता था
1024 मेगाबाइट की, ये चीज होती थी। अब इस चीज के अंदर हमारे पास में जो यदि वो मेगाबाइट के बराबर है तो इस 1024 को, तो ये राउंड फिगर के अंदर 1024 को क्या लिख देता है, ओनली 1000 लिख देता है। ठीक है, जब ये 1000 लिख देता है तो हम इस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि 10 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जीबी जो है वो 10 की पावर 3 एमबी के बराबर में। ठीक है, और इसी तरीके से यदि हम एमबी की बात करें तो 1 एमबी किसके बराबर हो गई, वापस से हम यदि राउंड ऑफ कंडीशंस को अप्लाई करें तो वो आपकी हो गई 1000 सॉरी 10 की पावर 3 केबी के बराबर, किलो बाइट के बराबर में। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में जो है जो 1 केबी है वो किसके बराबर में हो गई आपकी, वो हो गई आपके पास में 10 की पावर 3 बाइट के बराबर में। ठीक है, 10 की पावर 3 बाइट के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस एमबी को हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, इस एमबी को हम लोग रिप्लेस करेंगे अपने इस वाले एमबी के यूनिट से, और इस एमबी के अंदर जो केबी लिखा हुआ है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, इस वाले केबी की यूनिट से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा 10 की पावर 9 बाइट्स। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 9 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ए निबल इज इक्वल टू, तो एक निबल किसके बराबर होती है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है कि निबल इज इक्वल टू, और कई बार पूछा जाता है हाफ बाइट इज इक्वल टू। तो गाइड एक बाइट के अंदर आपके पास में 4 बिट होती है, और एक निबल के अंदर आपके पास में सॉरी एक बाइट के अंदर आपके पास में 8 बिट होती है, और एक निबल और हाफ बाइट के अंदर आपके पास में 4 बिट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बिट। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखे कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम लोग इसके कुछ अदर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनके आने के आपके चांसेस बनते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपके कंसेप्चुअल या फिर चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चंस को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। तो करेक्ट एग्जाम्पल ऑक्सिलरी मेमोरी का क्या है, तो ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल है, मैग्नेटिक डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी, टेप इज ए सेकेंडरी मेमोरी। तो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। फ्लैश मेमोरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फ्लैश मेमोरी जो होता है वो अपन किसको बोलते हैं, रोम को बोलते हैं, और रोम बाय डिफॉल्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो टू ओवरकम द स्लो ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी वी मेक यूज ऑफ द फास्टर फ्लैश ड्राइव का यूज करते हैं। हाँ जी हम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार स्लो हो जाता है, जैसे कई बार हम लोगों को बोला जाता है विंडोज 10 के अंदर आपकी हार्ड डिस्क सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अपन किसका चेंज करते हैं, अपन एसएसडी का यूज करते हैं, और एसएसडी में क्या लगी हुई होती है, आपकी फ्लैश वाली टेक्नोलॉजी लगी हुई होती है। तो हम लोग डायरेक्टली एसएसडी का यूज भी कर सकते हैं और फ्लैश ड्राइव्स का यूज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पीड है वो काफी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास इफ वी यूज द फ्लैश ड्राइव इंस्टेड ऑफ द हार्ड डिस्क देन द सेकेंडरी स्टोरेज कैन गो अबाउ प्राइमरी मेमोरी इन द हायरार्की। नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अब बात की जा रही है यदि सेकेंडरी मेमोरी को ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होती है, बट इसकी स्पीड आपके प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये अपनी हायरार्की के अंदर उसको ऊपर नहीं भेजा जा सकता। नेक्स्ट है इन द मेमोरी हायरार्की एज द स्पीड ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज द मेमोरी साइज ऑल्सो इंक्रीज। जब अपन ऑपरेशन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते हैं तो मेमोरी साइज इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा ए, टू ओवरकम द स्लो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीड ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी वी मेक यूज ऑफ फास्टर फ्लैश ड्राइव का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा। डेटा का बैकअप लेने के लिए अपन कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो गाइस उसके लिए आपको मैग्नेटिक टैप भी बोलते हैं और सिंगल कई बार इसको टैप भी बोलते हैं, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा टैप। तो इसी का यूज हम लोग सबसे ज्यादा लार्ज स्केल के डेटा का बैकअप लेने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द प्रोग्राम एंड डज नॉट इरेज द डेटा आफ्टर द पावर ऑफ। तो गाइस सिस्टम को कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए, स्टार्टअप सिचुएशन में लाने के लिए कौन से प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, उसके लिए आपको बायो सिस्टम की जरूरत होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ठीक है। तो उस वाले प्रोसेस की जरूरत होती है, और ये जो इसको आप लोग बूट प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कहाँ रखी हुई होती है, आपके रोम में रखी हुई होती है, जिसके अंदर जब आप पावर ऑन करते हो तो सबसे पहले पावर सप्लाई भी की जाती है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट द कंटेंट ऑफ द मेमोरी विच द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी इनटू द ब्लॉक ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड। तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि आपकी मेमोरी बताओ जिसके अंदर सेम साइज के अंदर अपने ब्लॉक्स को डिवाइड करते हैं। तो गाइस जो जितनी भी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी हुई, जैसे कि कैशे हुई हमारे पास में, जो हमारी डायनामिक रैम हुई, या फिर हमारे क्या जो रोम हुई, इन सबको अपन सेम सिमिलर साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो उस केस में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे जो टाइप्स है अबव वाले वो सारे किसके टाइप से, रोम के टाइप से। तो सारी रोम और सारी रैम टाइप्स एंड द स्टैटिक रैम, इन सबको अपन सेम साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में द मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर द डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टैप इज। इसको बाद यदि हम रैंडमली किसी भी डेटा को अपने मैग्नेटिक टेप से निकालना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सीक्वेंशियल मैनर में एक्सेसिंग को अलाउ करता है, किसी भी रैंडम वैल्यू को अलाउ नहीं करता, हम डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इसका रीजन है कि वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में what is the main advantage of magnetic core memory over the semiconductor RAM memory? इसके बारे में क्या इसकी एडवांटेजेस है? तो सबसे पहली बात तो सेमीकंडक्टर जो रैम है वो आपकी मैग्नेटिक कोर मेमोरी के कंपैरिजन में काफी अच्छी होती है, काफी फास्ट होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, सेकेंडरी जो सेमीकंडक्टर से बनी हुई जो रैम मेमोरी होती है, वो आपके डेटा को लॉस कर देती है, क्योंकि वो एक तरीके से वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है हमारी मैग्नेटिक कोर, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। और हमारी जो ये सेमीकंडक्टर रैम वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट आपके पास में द स्टोरेज एलिमेंट फॉर ए स्टैटिक रैम इज। कौन से स्टोरेज एलिमेंट का यूज किया जाता है स्टैटिक रैम के लिए? तो गाइस जब हमने पहले भी डिस्कस किया, यदि आपको सिंपल रैम की बात की जा रही है तो उसका मतलब है ये डायनेमिक रैम की बात कर रहा है, बट इसने स्पेशली मेंशन किया है कि स्टैटिक रैम की बात कर रहा है, तो उस केस में ये एसरैम की ही बात कर रहा होता है। और उस केस में आपके स्टोरेज एलिमेंट के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? आप लोग फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके वोल्टेज के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट हमारे पास में द टू काइंड ऑफ मेमोरी आर। तो मेमोरी के बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली आपके दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो पावर के स्विच ऑफ होने पे उसके डेटा जो डिलीट नहीं होता है, जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। तो सारे सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। और प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसके अंदर भी हमारी जो रोम जो डिवाइस होती है और वो आपकी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाता है रोम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में The main advantage of the semiconductor RAM is its ability to। तो इसकी semiconductor RAM की क्या ability है कि to retain the stored data when the power is interrupted or turned off। यदि टर्न ऑफ होने पे भी ये डेटा को स्टोर करती है क्या? नहीं करती है, क्योंकि जो रैम होती है वो क्या होती है हमारे पास में? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी होता है। नेक्स्ट है बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम रैपिडली। वो बहुत जल्दी राइटिंग करता है एंड रीडिंग करता है, इसी की वजह से हम लोग रैम का यूज करते हैं। तो यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायनामिक रैम। तो बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक रैम की? द डायनामिक रैम मस्ट हैव ए कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इनपुट। डायनामिक रैम मस्ट बी पीरियोडिकली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिटेन द डेटा। तो यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि आपको बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि आपका डेटा को रिटेन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में EEPROM स्टैंड्स फॉर। तो EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का यूज किया जाता है आपके डेटा को इरेज करने के लिए, डेटा को रीराइट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में वाई इज ए रिफ्रेश साइकिल नेसेसरी फॉर ए डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डायनेमिक रैम में बार बार रिफ्रेशिंग होती है, पर रिफ्रेशिंग होती क्यों है?
ताकि आपके जो कैपेसिटर्स की जो सेल्स है जिसके अंदर जो चार्ज के फॉर्मेट में जो डेटा रखा हुआ है वो आपके सस्टेन कर पाए, रुक पाए, स्टोर कर पाए लंबे टाइम तक। इसलिए हम लोग बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि चार्ज ऑटोमेटिकली लॉस होता जाता है, चार्ज लीक होता है। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूजेस द मोस्ट कैपेसिटर्स एज इट्स मेमोरी सेल। तो मोस्ट कैपेसिटर्स का यूज कहाँ किया जाता है, कौन सी मेमोरी में किया जाता है? तो मोस्ट कैपेसिटर का यूज आपके डायनामिक रैम में किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में एडवांटेजेस ऑफ द EEPROM ओवर द EPROM। कौन से एडवांटेजेस है EEPROM की ओवर द EPROM की? तो गाइस ये चीज हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि EEPROM में क्या होता है, आपका डेटा को आप इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करते हो, जबकि EPROM के अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है, जो जिसके थ्रू आपके डेटा को इरेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। दूसरी चीज कि EEPROM के अंदर यदि कोई पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट करके उस वर्ड को राइट करना है तो आप लोग कर पाते हो, बट EEPROM में ऐसा नहीं होता। जब आप इसमें EEPROM के अंदर इरेज करते हो तो पूरा का पूरा स्लॉट डिलीट करना होता है, पूरे स्लॉट को आपको रीराइट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके बेसिक एडवांटेजेस, तो इसका आंसर हो जाएगा EEPROM कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्स विदाउट द रिमूवल फ्रॉम द सर्किट एंड कैन इरेज एंड रीप्रोग्राम द इंडिविजुअल वर्ड्स। तो इंडिविजुअल वर्ड्स को भी आप लोग क्या कर सकते हो, वापस से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज, इसको बिना आपके सर्किट से निकाले आपके सिस्टम में डायरेक्टली आप EEPROM को क्या कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज। नेक्स्ट आपके पास में इन जनरल the blank have the smallest bit size and have the largest। तो सर सबसे स्मॉलेस्ट बिट साइज होती है वो आपकी EEPROM की होती है, और जो सबसे लार्जेस्ट साइज होती है वो आपके फ्लैश रोम की होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द पीरियोडिक रिचार्जिंग ऑफ डायनामिक रैम पीरियड मेमोरी सेल इज कॉल्ड। बार बार रिचार्ज किया जाता है आपकी डायनामिक मेमोरी सेल को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको रिफ्रेशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द कंप्यूटर मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, रैम एंड रोम। तो ये दोनों आपकी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। रैम के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। रोम के अंदर होते हैं आपके PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द डेटा इज रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम द डिस्क बाय ए मैग्नेटिक ब्लैंक हेड मैकेनिज्म इन द फ्लॉपी ड्राइव। तो ये हमने डिस्कस भी किया है इसी वीडियो के अंदर कि फ्लॉपी ड्राइव और हार्ड डिस्क दोनों के लिए आपके पास में रीड राइट हेड होता है, जिसके थ्रू आप डेटा को रीड कर पाते हो। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीड राइट हेड। ठीक है। इसमें हेड मूवमेंट के थ्रू आपकी रीडिंग होती है। नेक्स्ट है आपके पास में टिपिकली हाउ ऑफन ए डायनेमिक रैम इज रिफ्रेश। डायनेमिक रैम को किस तरीके से रिफ्रेश करना पड़ता है, कितने सेकंड्स के बाद में रिफ्रेश किया जाता है बार बार। तो ये 1 से 2 सेकंड के अंदर ही इसको बार बार रिफ्रेशिंग करनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ए हाफ बाइट इज नॉन एज। हाफ बाइट ये आपकी निबल के बराबर होता है, तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा आपका निबल। ठीक है। तो गाइस ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें, ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट और उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और आप इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस करते रहें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियली रहेगा। देन उसके बाद में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।